अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 2023 के पेपर 23 से क्वेश्चन वन अटेम्प्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन भी सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन इसमें एक दो और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी है। और इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, मैं आपसे इन्वेंट्री का ही कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। अब ऑफिशियली तो ये A2 के सिलेबस में है, लेकिन देखिए एएस पे भी एट टाइम्स ये एडजस्टमेंट दे रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस में। तो इन्वेंट्री के देखिए आपको दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। एक तो उसकी कॉस्ट होती है नॉर्मली जिसमें हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज होती है प्लस कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इसका मतलब हमने अगर और भी कोई एक्सपेंसेस या पेमेंट्स करी हैं इन्वेंट्री को अपने प्रेमिसेस पे लाने के लिए और कस्टमर्स को सेल करने के लिए, तो वो भी इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट में ऐड होंगे, या आप कह लेगा इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, और तो मैं से उनको परचेज करने का कॉस्ट नहीं होगी, उनको इंपोर्ट करने का भी एक्सपेंस होगा। फिर उनको जो पोर्ट है वहां से अपने प्रेमिसेस पे उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी करवानी पड़ेगी, तो उसका भी एक्सपेंस आएगा। और कुछ कस्टम्स ड्यूटी एक्सेट्रा भी हो सकता है देनी पड़े। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए फिलहाल अगर आपको ये भी क्लियर है ना कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है उसे इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वो भी मोर देन इनफ है। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू या एनआरवी। तो एनआरवी देखिए इन्वेंट्री की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट से आती है। और अगर कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है तो जो उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वही उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बन जाएगी। अब नॉर्मली तो इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट रख के गुड्स को सेल करते हैं, चाहे हम प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे उन्हें सप्लायर से बाय करके सेल कर रहे हो। अब इस पे देखिए मेन जो रूल है वो ये है कि कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर वैल्यू है उसको हम एज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चूज करेंगे। नॉर्मली वैसे कॉस्ट पे वैल्यू की जाती है, लेकिन अगर एनआरवी कॉस्ट से लोअर है तो हमें इन्वेंट्री को एनआरवी पे वैल्यू करना है इंस्टेड ऑफ कॉस्ट। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर नॉर्मली तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो ऐसा कब हो सकता है कि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम हो जाए, यानी सेलिंग प्राइस इन्वेंट्री की एक तरह से एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो देखिए अगर गुड्स डैमेज हो गए हैं बहुत बुरी तरह, तो ऑब्वियसली नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल नहीं होंगे, हो सकता है मैंने कॉस्ट से कम पे भी सेल करना पड़े। नहीं, वो गुड्स भी हो सकते हैं जिनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अच्छा, या तो गुड्स ऑब्सोलीट हो गए या वो एक्सपायर हो गए, और या तो गुड्स जब आउट ऑफ डिमांड हो गए। फॉर इंस्टेंस कोविड के टाइम में सैनिटाइजर्स मास्क इनका बहुत ट्रेंड था, तो उस वक्त बहुत हाई प्राइस पे भी सेलिंग प्राइस मास्क ये सैनिटाइजर सेल हुए। लेकिन अब वो आउट ऑफ डिमांड हो गए हैं, तो अब हो सकता है कि उन्हें कॉस्ट से लोवर पे भी बेचना पड़े ताकि बस इन्वेंट्री क्लियर कर सके। तो अब ये इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कॉस्ट और एनआरवी वाली एडजस्टमेंट गिवन है, वो उसने टेस्ट करी है इस क्वेश्चन में, और उसी की वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमजा owns a retail business with a financial year end of 31st December। अगर कैलेंडर ईयर हो तो फिर सर्टेन चीजें अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। ऑन 31st December 2022 inventory was valued at 15330। however, this figure included 30 damage items which had a cost price of 32 each, or of the damaged items 23 will be scrapped with no value। The remaining item 7 items, अच्छा अगर ये नहीं भी बताता तो अगर मैं 30 माइनस 23 करूँ तो 7 ही बचेगा, वो उसने चले बता दिया आप लोगों को। Will require repairs costing a total of 126 before being sold at the normal selling price of 48 each। अब जो 7 आइटम्स है उनकी रिपेयर कॉस्ट टोटल में दी है, लेकिन उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो पर यूनिट दी है उसने। तो ये पार्ट भी मैं आप लोग को यही करके दिखाऊंगा,
क्योंकि आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन भी नजर आ रही, ताकि आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो कि एडजस्टमेंट करनी कैसे, और फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर देता है। तो इसको पहले मैं मेथड वन से कर रहा हूँ। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 15330 से। और नॉर्मली देखो हम इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। तो ये जो 30 आइटम्स डैमेज हुए, ये इस 15330 में कॉस्ट में इंक्लूडेड होंगे। और इसमें से 23 आइटम्स जो है वो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो जिन आइटम्स को हमें स्क्रैप करना है, उन उस इन्वेंट्री की हम वैल्यू जीरो कर देंगे अपने अकाउंट्स में। तो 23 को अगर मैं 32 से करवा दूं, तो ये जो बिल्कुल ही स्क्रैप आइटम्स है उनकी कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम बुक से रिमूव करेंगे। अब इसके बाद ये जो 7 आइटम्स है, इसकी सेपरेटली कैलकुलेशन मैं करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये जो 7 आइटम्स है, इसकी मैं एनआरवी निकालनी होगी। तो देखिए, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट होता है। तो ये मुझे 48 को 7 से करवाना पड़ेगा। वेरेज जो अब इन गुड्स को सेल करना है, तो मुझे इनको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो रिपेयर की कॉस्ट इसने टोटल में दी है। 48 इंटू 7 336 हो जाएगा। उस पर से 126 हम माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 210। और एनी 7 आइटम्स की अगर मैं कॉस्ट निकाल लूँ, तो दैट विल बी 32 इंटू 7। तो अब देखिए, इनकी कॉस्ट 224 है, और जबकि इनकी एनआरवी 210 है। तो देखिए, स्पेशल जो लोअर वैल्यू, हमें उसको एज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चूज करना चाहिए। और ये जो 15330 है, क्योंकि नॉर्मली इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू की जाती है, तो इस पे इन 7 आइटम्स का ये 224 की जो वैल्यू है, ये इंक्लूडेड है। तो अब इस चीज से डील करने के दो तरीके। तो पहले जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को इजी लगता है, वो मैं करके दिखाऊंगा। देखिए, अब ये जो 7 आइटम्स है, इसकी कॉस्ट माइनस कर दें, और इसकी एनआरवी ऐड कर दें। तो ये आपकी करेक्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। लेकिन मेथड टू भी करके दिखा देता हूँ, सर्टेन स्टूडेंट्स थोड़ा डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं इससे। तो देखिए, जो आइटम्स स्क्रैप हुए, जो स्क्रैप हम करेंगे, उसकी वैल्यू तो मैं जीरो करनी, तो उसके लिए तो हमें 736 ही माइनस करना है टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री में से। और जो 7 आइटम्स है, उनको हमने कॉस्ट में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन हमें उनको लोअर एनआरवी पे वैल्यू करना चाहिए। तो जो गुड्स मैंने अब जो गुड्स मैंने 224 में इंक्लूड किए हुए क्लोजिंग इन्वेंट्री में, उनको मुझे 210 पे वैल्यू करना चाहिए। तो आप अगर देखें, तो ये 7 आइटम्स की वैल्यू जो है 14 से डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये डायरेक्टली 14 एडजस्ट करते, तो भी हमारी करेक्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। और देखिए, 15330 माइनस 736, और इस पे से मैं 14 माइनस करूं, तो देखिए आपकी वही क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आई, जो मैंने यहाँ थोड़े इजी मेथड से निकाली थी, मेथड वन में। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा।
एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हाउ डैमेज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड। तो देखिए इसको ये जो मेन एडजस्टमेंट करते हैं प्रूडेंस की वजह से करते हैं, क्योंकि प्रूडेंस का भी यही फोकस होता है कि प्रॉफिट्स ओवर स्टेट ना हो, हमारे एसेट्स ओवर स्टेट ना हो, और इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है। और ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेट हो तो प्रॉफिट ओवर स्टेट होता है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट नहीं होगी तो प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होगा। तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो जो मैंने आपको अभी समझाया था ना कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एन। और देखिए यहाँ जो फेयर आंसर है ना उस पे एब्रीवेशन ही, उस पे पूरा प्रॉपर वर्ड यूज करें। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ एनआरवी आप लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही लिखे। ये चीज और ये एडजस्टमेंट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से करनी पड़ती है कि प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेट नहीं होगी तो एसेट्स ओवर स्टेट नहीं होंगे। द फॉलोइंग बैलेंसेस have been extracted from the books of account at 31st December 2022. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड परचेजेस में ऐड होगा, कैरेज आउटवर्ड आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। अच्छा, अब देखिए डिस्काउंट्स का यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। तो उसने से आपके डेबिट और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट की वैल्यूज लिख दी है। नॉर्मली जैसे बता देता है कि कौन सा डिस्काउंट अलाउड है या ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो अब देखिए वो आपकी बेसिक्स टेस्ट कर रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड देखिए एक्सपेंस है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। और डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो इनकम होती है। फर्नीचर का कॉस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग इन्वेंट्री, इंश्योरेंस, परचेजेस, रेंट पेबल। अब रिटर्न्स पे भी देखो उसने डेबिट और क्रेडिट साइड में वैल्यूज मेंशन कर दी। वो आपको बता नहीं रहा है कि इसमें से परचेज रिटर्न कौन सा है और सेल्स रिटर्न कौन सा है। तो अब जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो सेल्स रिटर्न देके उसका डेबिट बैलेंस होता है उसके अकाउंट में। तो उस पर डेबिट जो है वो सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट में साइड में दिया हुआ है वो परचेज रिटर्न है। रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवर्स, वेजेस। नो रिकॉर्ड हैड बीन मेड ऑफ द गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर हिज ओन यूज, कॉस्ट 550। तो गुड्स की ड्राइंग की मैं प्रीवियस वीडियो में एंट्री डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ नहीं करूंगा ये। और यहाँ बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, तो बस एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट होगा। द बैलेंस ऑफ 760 ऑन अ क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। तो मैंने कहा था कि वो बैड डेट नहीं है, वो इररिकवरेबल डेट कहता है इसको। एंड अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नोन एज अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स, इज टू बी क्रेडिटेड बेस्ड ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। तो पहले हमें ट्रेड रिसीवर्स में से इररिकवरेबल डेट को माइनस करना है। उसके बाद जो अमाउंट है उस पर हम ये अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स या पीएफडी चार्ज करेंगे। रेंट ऑफ 5100 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी 3 months। रेंट फॉर द 3 months एंडिंग 31st January 2023 इज accrued। तो देखिए अगर ये 3 months जनवरी में एंड हो रहे हैं तो उसका लिए नवंबर 2022 से स्टार्ट हुए, तो नवंबर 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के मंथ्स है वो करंट ईयर के। और जनवरी 23 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो वो हमारा हेडेक नहीं है। लेकिन अगर करंट ईयर के नवंबर और दिसंबर का रेंट अनपेड है या वो एक्रूड है तो वो हमारे लिए रेलेवेंट होगा। तो ये एक्रूड एक्सपेंस का सीन है यहाँ।
The policy is to depreciate furniture and equipment 20% per annum using the straight line method on a month by month basis. However, the furniture and equipment account includes equipment purchased during the year. तो ये जो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट या नॉन करेंट ऐसे जो कॉस्ट अकाउंट होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहता, डिस्पोजल होता तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट कहता। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब इस पे जो न्यू इक्विपमेंट है ड्यूरिंग द ईयर वो इंक्लूडेड है, करना ही चाहिए था उसको, एंड ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 650 हैज नॉट येट बीन चार्ज्ड। तो ये जो न्यू फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है उसका उसने आपको खुद डेप्रिसिएशन दे दिया है। तो हमें ऑब्वियसली जो अपने जो प्रीवियस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं स्टिल उसका भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन बताइए उसने। तो पहले इस पे से हम इररिकवरेबल रेंट माइनस करेंगे। अभी जो 17,700 है ना, इस पे मैं पीएफडी चार्ज करूंगा, या अलाउंस फॉर इररिकवरेबल रेंट वो 5% है। तो ये हो गया 885। और इसी को मैं इंक्रीज इन एआईडी ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट का या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब उसने फर्स्ट टाइम चार्ज किया। रेंट की ट्रायल बैलेंस से फिगर ले लूंगा, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ कि वो आपका बैंक की पेमेंट होती है, और एक्रूड एक्सपेंस ऐड होता है और क्यू होता है। ये मैं एक्रूज एंड प्रीपेमेंट्स पे भी कवर कर चुका हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये थोड़ा और डिटेल में करके दिखा दिया था। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जो ईयर एंड का एक्रूड है वो ऐड होता है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो सिंपली मुझे 5100 को 2/3 से करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 17,000 प्लस 3400। तो ये हो गया 20,400। अब फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना है, देखिए जो न्यू है उसका तो दिया हुआ है, और 36,000 में वो न्यू की कॉस्ट, न्यू फर्नीचर की कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो मैं 36 में से 6500 माइनस करूंगा, और उस पर फिर मैं लगाऊंगा 20%। और स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट पे ही चार्ज होगा। और ऑब्वियसली जो प्रीवियस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है वो पूरे साल ही हमने यूज किया होगा, तो हमें मंथली बेसिस के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 29,500। इस पे तो ये 29,500 पे लगा दूंगा 20%, तो ये आ गया 5,900। ये ओल्ड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का है। और टोटल अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या चार्ज निकालना है तो उस पर मैं 650 ऐड करवा दूंगा। तो ये आ गया 6550। और बाकी चीज़ों के लिए सच वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, वो हम डायरेक्ट फिगर्स ही यूज़ करेंगे। तो
299,490, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा। तो रिटर्न्स की जो डेबिट साइड पे फिगर लिखी हुई है वो सेल्स रिटर्न है, 5460। तो ये आ गया 294,030, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। 16780। परचेजेस आ जाएगा, कैरेज इनवर्स इसमें परचेज कॉस्ट में ऐड होता है। 1720। और जो गुड्स की ड्राइंग है वो इसमें से माइनस होती है, जो उसने 550 की है। और इसमें परचेज रिटर्न भी एडजस्ट होगा। तो रिटर्न्स की जो क्रेडिट साइड पे फिगर है ना, 484810, वो या इस परचेज रिटर्न आ जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो हमने एडजस्टेड फिगर यहाँ निकाली थी, 14580, वो यहाँ आ जाएगी। अब इन सब वैल्यूज को एडजस्ट करके मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 16780 प्लस 182,770 प्लस 1720 माइनस 550 माइनस 4810 माइनस 14580। तो आ जाएगा 181,330। ये मैंने जो ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल मेंशन किया है। अब रेवेन्यू में, नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूंगा, 112,700। अब इसमें कुछ अदर इनकम्स है तो हम वो लेंगे। अब डिस्काउंट इसके देखिए, जो क्रेडिट साइड में वैल्यू दी हुई ना 620, वो डिस्काउंट रिसीव है तो वो आ जाएगा यहाँ। और कोई इनकम है नहीं। 113। तो अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे। और इस पे पहले जो मैंने अपने वर्किंग्स पे कैलकुलेट किया था, पहले मैं उन्हीं को यूज करूंगा। उसके बाद बाकी फिगर्स में ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और देखो, फर्स्ट टाइम प्रोविजन सेट चार्ज किया उसने, तो ये इंक्रीज इन अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स होगा, या आप इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह लें। तो वो 885 है।
इन दोनों को सेपरेटली मेंशन करना है। अब देखिए मेरे बाकी एक्सपेंसेस है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, कैरेज आउटवर्ड्स है, डिस्काउंट अलाउड है डेबिट साइड वाला, और इंश्योरेंस है, वेजेस है। ये वो एक्सपेंसेस है जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये स्ट्रेट अवे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैं अपने एक्सपेंसेस का टोटल कर लूंगा वो। तो ये मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके ये मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लिया। स्टेट द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड गुड्स विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स की ड्राइंग की एंट्री होती है। देखिए ड्राइंग्स तो डेबिट ही होगा, और अब परचेजेस क्रेडिट होगा। और ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि देखिए मैं ड्राइंग्स माइनस कर रहा हूँ परचेजेस में से, और इसका ना परचेजेस में से मैं क्रेडिट कर रहा हूँ उसको।
अब देखिए थ्योरी का क्वेश्चन है, जिन्हें लगता है कि खुद ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिनको ये ऐसे क्वेश्चन से डील करना अच्छा आता है, तो वो चाहे तो वो ये रिमेनिंग सेक्शन स्किप भी कर सकते हैं वीडियो का। इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स भी बनाए वीडियो पे। Hamza is concerned that the performance of the business has declined in recent months. He is considering two options to increase the gross profit of the business. Purchase goods from a different supplier who is prepared to offer a last day discount. Hamza would need to order in bulk but less frequently than now. Increase selling prices and increase monthly expenditure on advertising. Which option he should choose? और मेन फोकस का ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज करने पे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं मुझे लार्ज ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो ट्रेड डिस्काउंट से मेरी परचेज परचेज कॉस्ट या परचेजेस की कॉस्ट डिक्रीज होगी। परचेजेस डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये चीज तो कर देगा ये आपको एक्सप्लेन भी करनी है इसमें। अच्छा, फिर ये एक्स्ट्रा डिमांड सेटिस्फाई कर सकता है अगर ये बल्क में इन्वेंट्री स्टोर करेगा। तो एक्स्ट्रा सेल्स और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उससे। अच्छा, लेकिन देखिए बल्क में से ऑर्डर करना है, तो हमजा क्योंकि सोल ट्रेडर है, और सोल ट्रेडर्स के पास एट टाइम्स फाइनेंस लिमिटेड होता है। तो उसके पास इतना बैंक बैलेंस या कैश है कि वो ये बल्क में परचेजेस अफोर्ड कर सके। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहाँ देखें तो उसने हमजा की लिक्विडिटी से रिलेटेड या इसकी कैश या बैंक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि उसके लिए हो सकता है मैनेजेबल ना हो। तो वो बल्क बाइंग हो सकता है ना कर सके। अच्छा, और फिर उसके पास स्टोरेज स्पेस भी है। उसका सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस नहीं तो कहाँ इन्वेस्ट कर पे कहाँ स्टोर करेगा, तो उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ऑप्शन बी है इंक्रीज सेलिंग प्राइसेस। तो देखिए सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल इंक्रीज होगा। और देखिए एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट अवेयरनेस बढ़ेगी तो और कस्टमर्स को हो सकता है प्रोडक्ट सेल हो। अच्छा, लेकिन एडवर्टाइजिंग अगर एडवर्टाइजिंग की वजह से सेल्स इंक्रीज नहीं हुई, तो फिर जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट में एक्सपेंस में इंक्रीज है वो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। अगर सेल्स नहीं बढ़ी तो फिर एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस बिजनेस के उसको गिरा देगा प्रॉफिट को वो। अच्छा, एंड एडवर्टाइजिंग एट टाइम्स इज नॉट गारंटेड टू इंक्रीज सेल्स और इम्प्रूव सेल्स। अच्छा, ना प्रोडक्ट में कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहा है ना कोई इम्प्रूव वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, तो फिर ये किस बेस पे सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रहा है?
तो इसमें तो कस्टमर्स कंपेटिटर को स्विच कर सकते हैं जो कि सेम वेलर गुड्स चीपर प्राइस, लेसर प्राइस पे दे रहा है। हाँ, अगर सॉल्ट ऑफ ये मार्केट लीडर है या इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है या इसके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई डिमांड में, तो फिर ये प्राइस इंक्रीज के साथ फिर ये मैनेज कर सकता है। मैंने तो ऑप्शन ए रिकमेंड किया था इस पे। तो अगर इसकी लिक्विडिटी अच्छी है तो वैसे ऑप्शन ए करना चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स मोर सेंस के ज़्यादा डिमांड सेटिस्फाई कर सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है अगर एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो। और ऑप्शन में भी यही प्रॉब्लम है कि डिग्री ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर ये इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस करना बैक फायर कर सकता है। तो आई होप आप लोग को फर्दर ये सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, स्पेसिफिकली अगर इस तरह की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आती है तो उसे कैसे करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।